आज हम देखते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। इसमें हिमालय को पिता और उससे निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में वर्णन किया गया है और नदियों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कैसे नदियों का जन्म होता है, उनके बाल्यकाल का, किशोरावस्था का, युवावस्था का वर्णन किया गया है और अंततः नदियां जहां पर जाकर मिलती हैं, जिस सागर में जाकर मिलती हैं, उन्हें नदियों का पिता कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, यही समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहते हैं कि जब नदियों को अब तक तो मैं समतल मैदान में देखता था, जहाँ पे एकदम शांत, सुसभ्य, सुसज्जित महिला की भांति एकदम सीधी साधी शांति से बहती रहती हैं। लेकिन जब आज मैं हिमालय के पास आया हूँ, जहाँ से इनका जन्म होता है, तो इन्हें देखता हूँ तो बहुत विस्मय होता है, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ही चंचल है। अपने पिता के घर में जिस प्रकार एक बच्ची बहुत चंचल रहती है, उसी प्रकार हिमालय की गोद में जो नदियाँ हैं बहुत ही चंचल हैं, बहुत ही उल्लासित हैं और खेल कूद मचाए हुए हैं। लेखक कहते हैं कि इन्हें जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, तब भी मुझे इतना विस्मय नहीं होता है जितना कि विस्मय मुझे इस नदी के दो रूप को देखकर हो रहा है, उसके बचपन का और उसके युवावस्था का। कहाँ ये भागी जा रही हैं, कौन सा लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के विस्मय के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक अगली लाइन में कहते हैं, अगले स्टेंजा में कहते हैं कि जब ये निकलकर दूर चली जाती हैं, मैदान भागों में चली जाती हैं, क्यों जाती हैं? आखिर इन्हें ऐसा क्या पाना है कि ये अपने पिता के विशाल कंधे को छोड़ करके भागी जा रही हैं? ऐसा इन्हें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है जो अपने पिता के घर को छोड़ के ये समतल भागों में जा रही हैं? ऐसी कौन सी प्यास है जो ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा? जब ये जाती हैं और पहुँचती हैं पर्वतों पर, तब जाकर शायद इन्हें, जब ये शांति से बैठती होंगी, जब इनकी धारा में थोड़ी कमी आती होगी वेग में, तब ये अपने पिता के घर के बारे में सोचती होंगी, अर्थात ये हिमालय के बारे में सोचती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली होगा वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलेगा। लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास आदि हिमालय की बेटियों का नाम याद आने लगता है, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम इन सभी नदियों से मिलकर ही बनी हैं। इनके बिना इनका अकेले ही कोई अस्तित्व नहीं है। और जिन महासागरों में ये दोनों नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जाकर मिलेंगी, वह कितना सौभाग्यशाली होगा जिन्हें सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ थामने का मौका मिलेगा। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। देखिए, यहाँ पर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से, पहाड़ों से। लेकिन जो लोग पर्वतों और पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए ये आम बात है। लेकिन जो लेखक हैं वो समतल इलाके के हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो नदियों को देखते हैं कि इतनी उछल कूद मचाए हुए, तो उन्हें आश्चर्य होता है। तो यही कह रहे हैं कि जो पर्वतों पहाड़ों पर रहते हैं लोग, उनके लिए तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। और इसीलिए मैं इन दोनों रूपों को देखकर, नदियों के दोनों रूपों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सागर है वो हिमालय का दामाद और जो हिमालय है वो समुद्र का ससुर है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वही प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद वह महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर जा पहुंचेगा। इसमें यह कहते हैं कि कालिदास ने विरही यक्ष ने अपने विरह में यक्षिणी को अपने प्रेम का संदेश किसे दिया था? मेघदूत को दिया था कि जाकर मेरी प्रेमिका को मेरा संदेश दे दो। और जाते हुए
जो नदी है बेतवा नदी, उसे अपने प्रेम का प्रतिदान अर्थात अपने बादलों से वर्षा करते हुए जाना, क्योंकि वह तुम्हारी प्रेयसी है और तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। और इन सभी का वर्णन कालिदास ने अपने लेख में किया था। तो यह लेख पढ़कर इन नदियों को देखकर मुझे कालिदास का वह लेख अचानक से याद आ जाता है और मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ कि नदियाँ हिमालय की बेटियां हैं और जो समुद्र और सागर हैं वो हिमालय के दामाद हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इसमें इस वाले स्टेंजा में कह रहे हैं कि सिर्फ प्राचीन समय के लेखक और कवियों ने ही नदी का वर्णन नहीं किया, बल्कि आधुनिक लेखकों ने भी नदियों का वर्णन किया है, क्योंकि काका कालेलकर आधुनिक लेखक और इतिहासकार हैं। ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता अर्थात संसार की माता। क्यों? क्योंकि नदियों के जल से ही इंसान का अस्तित्व है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। माता ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचड़ गया था, तबीयत ढीली सी थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। इसमें ये कह रहे हैं कि नदियों के विभिन्न रूप हैं। कोई इन्हें माता के रूप में, कोई प्रेयसी के रूप में, कोई किसी रूप में मानते हैं। तो यदि हम इन्हें बहन के रूप में माने तो यह प्रेम का धागा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कहते हैं कि जब एक समय का ऐसा बात है जब मेरा मन बहुत दुखी था तो मैं कहाँ गया, सतलुज नदी के किनारे पर गया और अपने पैर को उसके पानी में डाल दिया। थोड़ी ही देर में उस पानी ने असर किया और मेरा मन प्रसन्नचित हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। और क्या गुनगुनाया? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के विचित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसमें ये कहते हैं, नदी को बहन मानकर कहते हैं, सतलज को बहन मानकर कहते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला बहुत ही आश्चर्यजनक है। मेरा मन तुम्हारे पानी को पाकर तुम्हारे पानी में पैर डालते ही प्रसन्न हो गया और मैं इसलिए तुम्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा पिता है। और जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को जाते हुए, अपने से दूर जाते हुए चिंतित होता है लेकिन चुपचाप रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी चिंतित है तुम्हारे, लेकिन चुपचाप यह प्रकृति के चित्रण को देख रहा है और हिमालय अपने अनुपम छाप को छोड़ रहा है। इसलिए जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू।